हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू एफएम वैम्वुल्फ। और आज के पार्ट का नाम है शुबारा। और ये नाम मैंने क्यों रखा है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा ना। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। अब तक आपने देखा था कि अपने वैन जाओ और चैंगलिंग डीमन वर्ल्ड के रास्ते के अंदर चले गए होते हैं। अंदर जाने के बाद उनके आसपास का पूरा सराउंड ही चेंज हो गया होता है। पूरी जगह डेजर्ट रहती है, हर जगह रेत ही रेत और धूप तो बहुत ही तेज। अपने वन के सिंह उस धूप को देख के बोलता है, हाँ ऐसा लग रहा है कि हम अरेबियन आ गए हैं। अपने जाओजी से उस रास्ते को देख के बोलता है, जाना कहाँ है समझ ही नहीं आ रहा है, हर जगह रेत ही रेत है। अब वो तीनों बिना कुछ सोचे समझे सीधा सीधा ही चलने लगते हैं। बट गर्मी इतनी होती है, वैन केसिंग को तो गर्मी लग नहीं रही होती है क्योंकि वो वैम्पायर है और वैम्पायरों को गर्मी नहीं लगती, उनका शरीर हर वक्त ठंडा ही रहता है। बट अपना चैंगलिंग तो एक नॉर्मल इंसान है ना, और अपना जाओ जिसू भी एक वुल्फ है। अपना जाओ जिसू मन में कहता है, अगर मैं यहाँ पे वुल्फ ही बन जाऊँ तो भी मैं इस गर्मी से नहीं बच पाऊँगा क्योंकि मेरी मोटी चमड़ी मुझे सर्दी से लड़ने के लिए मदद करती है बट गर्मी से नहीं। अपने चैंगलिंग ने तो वही स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहनी हुई रहती है, पतली सी, इसलिए उसको उतनी गर्मी नहीं लग रही होती है। बट जाओ जिसू ने तो पूरी कोटी वाली ड्रेस पहनी होती है, उसे तो बहुत ही गर्मी लग रही होती है। जाओ जिसू फिर अपनी कोटी खोल के अपने कमर में बांध लेता है और अपने हाथों के स्लीव्स कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर देता है। वैन केसिंग तो जाओ जिसू को देखता ही रह जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ते रहते हैं, गर्मी और भी बढ़ता रहता है। अब जाओ जिसू से रहा नहीं जाता, वो इस गर्मी को बर्दाश्त कर ही नहीं पाता है, इसलिए वो अपने ऊपर की शर्ट भी खोल देता है। मतलब जाओ जिसू अभी शर्टलेस होता है। जाओ जिसू ने अपनी जो टी शर्ट खोली हुई रहती है वो तो अपने बैग में डाल दी होती है, बट अपनी कोटी अभी भी कमर पे बांधी हुई रहती है। वैन केसिंग जाओ जिसू की बॉडी देखना नहीं चाहता था, उससे नजरें हटा रहा था, बट बार बार उसकी नजर उस पे ही पड़ जा रही थी। अब वैन केसिंग गुस्सा होकर बोलता है, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहन लेते, ये क्या हरकत है, शर्टलेस कौन घूमता है। जाओ जिसू भी गुस्से में बोलता है, पता नहीं है यहाँ पे कितनी गर्मी है, तुम तो वैम्पायर हो, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, बट तुम हम दोनों का हालत नहीं जान सकते। और मैं शर्टलेस क्यों नहीं घूम सकता, आसपास कोई दिख रहा है तुमको, कोई है हम तीनों के सिवा। अब अपना वैन केसिंग कुछ कह तो सकता नहीं था, इसलिए गुस्से में कहता है, जो करना है कर लो। और ये कहते ही चैंगलिंग और जाओ जिसू से आगे आगे चलने लगता है। जाओ जिसू कहता है, अजीब इंसान। चैंगलिंग बट कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप चल ही रहे होते हैं। अब बहुत ही देर हो गई होती है, चलते चलते 2 घंटे तो हो ही गए होते हैं, बट उन्हें कोई मंजिल मिल ही नहीं रही थी। अब वैन केसिंग को गुस्सा आने लगता है। वैन केसिंग गुस्से में ही उस रेत पे लेट जाता है और कहता है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, 2 घंटे से चल रहा हूँ, थक गया हूँ मैं। अपने जाओ जिसू को तो गुस्सा आ रहा होता है वैन केसिंग की इस हरकत से, बट जाओ जिसू जब चैंगलिंग को देखता है तो समझ जाता है कि चैंगलिंग भी थका हुआ है, इसलिए जाओ जिसू भी उस रेत पे बैठ जाता है और कहता है, हम आधे घंटे का रेस्ट लेंगे फिर चलेंगे। चैंगलिंग ये सुनते ही फटाफट बैठ जाता है, अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है और पानी पीने लगता है। अब अपना जो जाओ जिसू है ना, उसको भी प्यास लग जाती है, वो भी अपने जादुई बैग से पानी निकालता है, बट वो बोतल कुछ अजीब सी थी, वो भी एक जादुई बोतल थी, उसका पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बट उसकी डिज़ाइन इतनी अजीब थी और वो पीने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, मतलब गिर जा रही थी शरीर में। जब जाओ जिसू वो पानी पीता है तो उसके लिप्स पूरे पानी से भर गए होते हैं, पूरे पानी गिर गई होती है उसकी लिप पे। जाओ जिसू गुस्से में बोलता है, कितना अजीब बोतल है ना ये। अब जो अपना वैन केसिंग था वो तो नीचे लेटा हुआ था और अपना जाओ जिसू बैठा हुआ था। वैन केसिंग की नज़र जाओ के चेहरे पे पड़ती है, वो तो नीचे वाले एंगल से देख रहा था, उसे तो जाओ जिसू का सबसे पहले होठ ही दिख रहा था और उस होठ पे पानी गिरा हुआ। वैन केसिंग की नज़र जाओ के उस होठ पे ही टिक जाती है, उसे उस वक्त का याद आ रहा था जब जाओ ने वैन को किस किया था। वैन केसिंग की नज़र सिर्फ जाओ के होठ पे थी, उसको तो आसपास को साउंड फील ही नहीं हो रहा था, उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई होती है। वैन केसिंग फिर अपने दिल पे हाथ रखता है, उठ जाता है और कहता है,
चलो चुपचाप, और रेस्ट नहीं करना है। और ये कहते ही जाने लगता है। जाओ कहता है, तुम्हारा राज है क्या, हम तो नहीं जाएंगे, तुम चलते रहो बस। वैन गेजिंग तो अपने मन में ही कह रहा था, ये मुझे हो क्या रहा है, मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ, मैं नॉर्मल नहीं रहा। और ये कहते ही चला जा रहा था। बट अपना जाओ जैसो और चैंगलिंग अभी भी वहीं पे बैठे हुए थे। अब कहानी शिफ्ट होती है अपनी शाओ मैम पे। शाओ मैम वैन गेजिंग के पास जाती है, मतलब वो वैन गेजिंग का क्लोन है, बट उनको थोड़ा ना पता है कि वैन गेजिंग का क्लोन है ये। शाओ मैम वैन गेजिंग से बात करने लगती है और वैन गेजिंग भी बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है। लग ही नहीं रहा होता है कि वो क्लोन है, रियल नहीं। बट शाओ मैम को बात करना अच्छा नहीं लग रहा होता है। उनके चेहरे की इंप्रेशन अजीब से ही हो गई होती है। इस टाइम शाओ मैम खुद जाने को बोलती है। शाओ मैम कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे क्लास लेना है। और ये कहते ही जाने लगती है। शाओ मैम थोड़ी दूर जाती है तो कहती है, पता नहीं वो वैन गेजिंग सर ही थे, बट मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो वैन गेजिंग है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो एक बहरूपीय है। अब कहानी सिर्फ काओ वेनिंग पे होती है। काओ वेनिंग और काओ वेनिंग का भाई मोशु फाइटिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों तलवार सीख रहे होते हैं। मतलब काओ वेनिंग को तो आता है, बट वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और मोशु तलवार सीख रहा होता है, क्योंकि वो खासकर बो चलाता है, तलवार नहीं। उन दोनों को लड़ता हुआ देख के सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कहते हैं, ओह ये लोग कितने अच्छे लड़ते हैं ना, काश मैं इनकी तरह लड़ सकूं, काश मैं इनकी तरह डीमन हंटर बन सकूं। अब उन दोनों की लड़ाई में बीच में एक चाबुक आ जाता है। सब देखते रह जाते हैं। मोशु और काओ वेनिंग स्माइल करते हैं। तभी वहाँ पे गुजियन आती है और कहती है, अकेले अकेले लड़ रहे हो, पाप नहीं लगेगा क्या तुम्हें, मुझे भी तो लड़ाओ। अब मोशु और काओ वेनिंग एक साइड खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं, हमसे जीत के तो बताओ। मोशु, गुजियन और काओ वेनिंग तीनों साथ में लड़ रहे होते हैं और सारे न्यू स्टूडेंट्स उनको देख रहे होते हैं। अब वो जगह रहती है ना, एकदम पैक जगह रहती है। एक्चुअली में डीमन जो हंटर है उनकी अंडरग्राउंड प्लेस थी, मतलब वो अंडरग्राउंड रहते थे। अब काफ़ी देर की लड़ाई के बाद वो तीनों शांत हो जाते हैं और खड़े हुए रहते हैं। कोई भी किसी से नहीं जीता होता है। सारे स्टूडेंट्स उनके पास आ जाते हैं और तारीफ करने लगते हैं। जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती है वो गुजियन की तो बहुत ही तारीफ करती है और बॉयज स्टूडेंट्स सारे मुंह या फिर काओ वेनिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। अब एक बंदा काओ वेनिंग से पूछता है, सर आपका सपना क्या है? काओ वेनिंग कहता है, मेरा सपना है कि मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाऊं, भले ही बचाते बचाते मेरी जान भी चली जाए, बट मैं सबको बचाना चाहता हूँ, जितने हो सके उतने लोगों को। अब जो सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो कहते हैं, मैं भी आपकी तरह सबको बचाना चाहता हूँ, मैं भी एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। काओ वेनिंग कहता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके पास भगवान की दी हुई एक आशीर्वाद है कि मैं लड़ाई में अच्छा हूँ और मैं डोमन में बेस्ट हूँ। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, नहीं, आप तो हमारे लिए हीरो ही हैं। आप सब काओ वेनिंग के लिए हीरो हीरो चिल्लाने लगते हैं। ये देख के मुंह और गुजियन दोनों स्माइल करते हैं। अब कहानी अपने ये भाई प्रिंस, युआन और वुशी पे होती है। वो चारों के चारों एक जगह पे ही बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि वो डीमन वर्ल्ड पहुंच पाएंगे? भाई कहता है, मुझे भरोसा है उन लोगों पे, वो तीनों ही अपने अपने फील्ड में स्ट्रांग हैं और वो भले ही चैंगलिंग को कमज़ोर मानते हैं, बट चैंगलिंग चाहे तो एक साथ में उन दोनों को मार सकता है। चैंगलिंग के पास तो एक अलग ही पावर है, वो तो बैठे बैठे ही किसी को भी मार सकता है। अपना वुशी कहता है, मैंने सुना है वो केस जिसमें पूरे विलेज को तबाह कर दिया था, वो चैंगलिंग ही था ना, जिसने उन सबकी शक्ति ले ली थी। प्रिंस कहता है, हाँ वो चैंगलिंग ही था, बट उससे पता नहीं था उसकी शक्ति के बारे में। वो एक अच्छा इंसान है, वो किसी को नहीं मारता, बस उस समय वो थोड़ा डिप्रेशन में था, इसलिए उससे ये सब हो गया था। अपना युआन कहता है, तुम्हें उसे डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस पर ब्लेम नहीं कर रहे, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। प्रिंस फिर नज़रें झुका लेता है और कहता है, मैं आप पे चिल्लाना नहीं चाहता था। अपना भाई कहता है, अपनी नज़रें ऊपर करो और तुमने चिल्लाया नहीं है, ठीक है? प्रिंस बस कर देता है और कुछ नहीं करता।
युवान और रूसी दोनों मुस्कुराते हैं उन दोनों को देख के। अब कहानी शिफ्ट वापस उन तीनों पे होती है, मतलब वैन, जाओ और चैंगलिंग पे होती है। वो तीनों अब वापस से चलने लगते हैं, बट उन्हें अभी तक कोई मंजिल मिल ही नहीं रहती है। अब अचानक से ना चैंगलिंग की पाँव किसी दलदल जैसी चीज़ पे पड़ गई होती है। चैंगलिंग धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। चैंगलिंग आवाज़ देता है, हे मुझे बचाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। वैन और जाओ चैंगलिंग को धंसता हुआ देखते हैं तो वो फटाफट उसके पास जाते हैं अपना हाथ देने के लिए, बट बहुत देर हो चुकी होती है। चैंगलिंग उस दलदल जैसी चीज़ के अंदर डूब गया होता है और वो जगह एकदम फिर से नॉर्मल हो गई होती है। अपना वैन केसिंग फटाफट उस जगह पे जाता है और अपने हाथ से ही उस जगह को खोदने लगता है, मतलब उस जगह की मिट्टी को साइड कर रहा होता है। और अपना जाओ जिसू भी यही करने लगता है। वो बहुत ही नीचे तक खोद देते हैं, बट चैंगलिंग उन्हें कहीं नहीं दिखता है। वैन केसिंग बोलता है, ये कैसे हो सकता है, यहीं पे तो चैंगलिंग गया था, आखिर वो गया कहाँ? जाओ जिसू कहता है, हमें संभल के रहना पड़ेगा, हम भी गायब हो सकते हैं। जाओ जिसू कहता है, चैंगलिंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अपना जाओ जिसू अपने गले की बो टाइप पे, जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे, उसको ना टैप करने लगता है। बोलता है चैंगलिंग चैंगलिंग, बट आवाज़ नहीं आ रही होती है। वैन केसिंग भी चैंगलिंग से बात करने की कोशिश करता है, बट चैंगलिंग की आवाज़ उस बो टाइप से आ ही नहीं रही थी। अब वो दोनों के दोनों चैंगलिंग का लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। जब वो लोकेशन देखते हैं तो बता रहा था कि चैंगलिंग उनके पास में ही है, मतलब चैंगलिंग वहीं पे है। वैन और जाओ शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। फिर जाओ कहता है, वैन तुम थोड़े दूर जाओ और देखो, चैंगलिंग तुम्हारे पास अभी बता रहा है और मैं भी उस साइड जाता हूँ और देखता हूँ। अब वो दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं और चैंगलिंग का जब लोकेशन पता करते हैं तो दोनों की तरफ यही बता रहा होता है कि चैंगलिंग उनके पास है। अब वो दोनों वापस पास में आ जाते हैं। जाओ जिसू गुस्से में कहता है, ये डिवाइस ही खराब है, एकदम बेहुदा है। अपना वैन केसिंग कहता है, ये नहीं हो सकता, ये गुजन ने बनाया है, गुजन की कोई भी डिवाइस खराब नहीं हो सकती। जाओ जिसू कहता है, ये तो है ना, अगर ये अच्छा है तो बता क्यों नहीं रहा है कि चैंगलिंग कहाँ पे है? मना किया था सर से कि बच्चे को मत भेजो, और पता नहीं इसका क्या हुआ होगा। अपना वैन केसिंग भी कुछ नहीं कह पाता है। वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है और अपने बोटाई को ही देख रहा होता है। अब कहानी शिफ्ट कहीं और होती है। रेगिस्तान वाले जगह पे बस एक ही कुर्सी था, वो भी रेत का ही बना हुआ था। उस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी हुई थी। उसका रंग सांवला था, बाल खुले हुए, घने, मोटे, और ड्रेस बहुत ही शो हो रहे थे उसके स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारे थे। उसके ज्वेलरीज बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। उसके पास एक शेर बैठा हुआ था जिस पे वो लड़की हाथ फेर रही थी। अब वो लड़की अपने शेर से कहती है, देखो बहुत दिन बाद कोई मेहमान आया है, उनकी मेहमान नवाजगी तो करनी पड़ेगी ना। अब वो कहती है उनकी अच्छी यादें उनको यहीं पे कैद कर लेगी। अब वो लड़की अपने शेर के फोरहेड पे किस करती है और अपने शेर को ही देख रही होती है। अब कहानी सिर्फ चैंगलिंग पे होती है। चैंगलिंग जमीन पे गिरा हुआ था, वो बेहोश था, बट उसके आसपास का सराउंड एकदम चेंज था। वहाँ पे बर्फ गिर रही थी, पूरी बर्फीली जगह थी वो। चैंगलिंग की धीरे धीरे करके आंखें खुलती है। चैंगलिंग उठता है, अपने आसपास बर्फ देख के हैरान रहता है। चैंगलिंग अपने बोटाई पे टैप करता है, उन दोनों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, बट कनेक्शन हो ही नहीं रहा था। जब अपना चैंगलिंग उन लोगों की लोकेशन देखता है तो बताता है कि वो उनके आसपास ही है, बट कहाँ पे है ये नहीं बताता। अब चैंगलिंग उठ जाता है और उस लोकेशन का पीछा करने लगता है। अब बहुत देर चलने के बाद भी चैंगलिंग को ना वैन मिलता है ना ही जाओ मिलता है, बट बता तो यही रहा था उस लॉकेट में, मतलब उस बोटाई में, कि वैन और जाओ वहीं पे हैं। चैंगलिंग को हल्का सा गुस्सा आता है और वो कहता है, सियांग दीदी का कोई भी डिवाइस खराब नहीं हो सकता, तो ये कैसे खराब हो गया। चैंगलिंग थोड़ी देर बाद फिर से चलने लगता है। अब चलते चलते वो बहुत आगे आ गया होता है।
अचानक से उसे एक लेडी दिखाई देती है जो उस बर्फ़ में कुर्सी लगा के बैठी हुई थी। उस लेडी के काले बाल थे, बट उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे, छोटे ही थे। पूरे छोटे बाल नहीं थे, बट ज़्यादा लॉन्ग भी बाल नहीं थे, एकदम मीडियम हेयर थे उसके। चैंगलिंग उस औरत की तरफ जाने लगता है। वो औरत कुछ गुनगुना रही होती है, एक गाना साउंड लाइक, वो ऐसे ही गुनगुना रही होती है। ये गुनगुनाहट सुन के चैंगलिंग एकदम शांत हो जाता है। चैंगलिंग उस औरत के बहुत करीब चला जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है। चैंगलिंग की आंखें एकदम नम सी हो गई होती है। चैंगलिंग जैसे ही उस औरत के गर्दन पे हाथ रखता है, वो औरत अपना सर पीछे करती है। उस औरत का चेहरा देख के चैंगलिंग एकदम फ्रीज सा हो जाता है, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, चैंगलिंग की माँ थी। चैंगलिंग धीरे से आवाज़ में कहता है, माँ। उसकी माँ कहती है, कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, आओ बैठो मेरे पास। अब गाने शिफ्ट अपने वैन और जाओ पे होती है। वैन और जाओ अभी भी चैंगलिंग को ढूंढ रहे होते हैं। वैन इस बार गुस्से में था। वो कहता है, आखिरकार वो गया कहाँ, वो जा कहाँ सकता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। पहले ही कहा था मैं बेबी सिटिंग नहीं करूँगा, और मुझे उसकी बेबी सिटिंग करने को आखिरकार दे ही दी, पता नहीं वो कहाँ होगा। जाओ जिसको कहता है, अभी ढूंढने में फोकस करो, गुस्सा करके खून मत जलाओ अपना। वैन कहता है, खून से याद आया, मैंने सुबह से कुछ खून नहीं पिया, मैं पी लेता हूँ। पॉकेट से वो अपनी वैम्प गोली निकालने की कोशिश करता है, बट वैम्प गोली निकलती नहीं है, क्योंकि वैन केसिंग वो गोली रखना भूल ही गया था। वैन केसिंग कहता है, मैं अपनी गोली रखना भूल गया, अब मैं खाऊंगा क्या। अपने वैन केसिंग में जल्दबाजी में वो गोली रखना भूल ही गया था, और वो गोली नहीं, मतलब अपना वैन केसिंग भूखा ही रहेगा, क्योंकि वो खाने तो खाता नहीं है, और खा भी ले तो उसका पेट तो भरेगा ही नहीं, उसका पेट तो खून से ही भरता है ना। अब अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। वो अपनी माँ के चेहरे को बहुत प्यार से देखा जा रहा था। उसकी माँ कहती है, चैंगलिंग मेरे साथ स्नोमैन बनाओगे, तुमने कहा था ना कि तुम पढ़ लिख के मुझे कहीं दूर ले जाओगे, बर्फ़ वाली जगह पे, जहाँ पे हम खेलेंगे और स्नोमैन बनाएंगे। तो चलो स्नोमैन बनाते हैं। अब चैंगलिंग की माँ उठ जाती है और स्नोमैन बनाने लगती है। चैंगलिंग भी उनके साथ स्नोमैन बनाने लगता है। चैंगलिंग फिर और चैंगलिंग की माँ बहुत ही खेलते हैं, बहुत ही मज़े करते हैं, और चैंगलिंग के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट रहती है। इधर जहाँ चैंगलिंग अपनी माँ के साथ खेल रहा था, मज़े कर रहा था, उधर अपना वैन केसिंग गुस्से में था। उसे भूख लग रही थी, बट उसकी गोली तो मिल ही नहीं रही थी। अपना जाओ जिसू बहुत ही परेशान था, क्योंकि वैन केसिंग गुस्से के कारण कुछ ना कुछ बोला जा रहा था, और जाओ जिसू को चैंगलिंग की टेंशन तो थी ही, और वैन केसिंग का ये बोलना उसको बहुत ही टॉर्चर फील करवा रहा था। अब हमें वापस से वही लड़की दिखाई जाती है, वही शेर वाली लड़की। वो लड़की अभी भी अपने शेर के साथ खेल रही थी। वो कहती है, दोबारा के जाल से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक बार कोई अपने मीठे यादों में फंस जाता है, वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। कितने सारे लोग अपने यादों में ही फंस चुके हैं, यहीं पे बूढ़े हुए और यहीं पे मर गए। अब हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कंकाल थे, बहुत ही सारे। चलो अब इस जगह के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। वो जो लेडी है उसका नाम सोबारा है, और जब भी आप डीमन वर्ल्ड में आएंगे तो सबसे पहले आपको सोबारा से ही सामना होगा। सोबारा बहुत ही सालों से यहाँ की रक्षा करती आई है, और सोबारा को सबसे खूबसूरत कहते हैं। इस डीमन वर्ल्ड के रक्षक में सबसे सुंदर सोबारा ही है, और दूसरे नंबर पे स्नोमी है। इस डीमन वर्ल्ड के 4 रक्षक हैं, एक का नाम है सोबारा, एक लड़का है जिसका नाम है टाटस, और एक और लड़की है जिसका नाम स्नोमी है, और एक और लड़का है जिसका नाम वॉम्प है। वो एकदम दानव जैसा ही दिखता है, और इस जगह के रेगिस्तान इंसान को अपने अंदर ले लेती है और उनको मीठी यादें देती है। जैसे कि कोई इंसान मर गया हो जिसके साथ आप रहना चाहते हो, उसके पास आपको खड़ा कर देगी, मतलब
आपके जो भी करीबी लोग हैं उसको आपके पास रखेगी और जो भी आपको चाहिए था ना वो सब कुछ देगी। मतलब ये सब कुछ एक ड्रीम है, एक तरीके का छलावा। इसलिए डीमन वर्ल्ड में कहा जाता है कि 112 के छलावे से कोई बच नहीं सकता। काफ़ी देर हो चुकी होती है। वैन और जाओ अभी भी चैंगलिंग को ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। वैन को अब थोड़ी बहुत भूख भी लग रही होती है बट उसके पास उसका ब्लड था ही नहीं। वैन जाओ के नेक पे देखने लग जाता है। जाओ अभी भी उस बोट आई से चैंगलिंग की लोकेशन सर्च कर ही रहा होता है और अपना वैन केसिंग उसके गले को देखा ही जा रहा था। नजर हट ही नहीं रही थी भूख के कारण बट देख तो रहा था ना। वैन केसिंग अपने मन में कहता है मुझे भूख लगी है। जाओ जिसु अचानक से कहता है तुम्हें भूख लगी है तो मेरे तरफ मत देखो भूखे शिकारी की तरह। अपनी नजरें मेरे गर्दन से हटा लो। तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हें अपना खून पीने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अपना वैन केसिंग गुस्से में कहता है पीना भी कौन चाहता है? बिल्कुल नहीं, मैं पीना नहीं चाहता तुम्हारा खून वून। जाओ जिसु कहता है वो तो देख के लग ही रहा है कि पीना चाहते हो या फिर नहीं। अपना वैन कहता है ओह कुछ भी, और ये कहते हैं चैंगलिंग को ढूंढने लगता है। अब बहुत देर हो गई होती है। एक दिन गुजर गया होता है पूरा बट अभी तक वैन जाओ चैंगलिंग को ढूंढ ही नहीं पाते। चैंगलिंग अभी भी अपनी माँ से बातें कर रहा था, उनके साथ था। इधर अपने जाओ जिसु की आंखें नम हो गई होती है। जाओ जिसु कहता है चैंगलिंग को खो दिया क्या मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया क्या? अपना वैन केसिंग भी अब बहुत ही सीरियस हो गया होता है क्योंकि पूरा एक दिन हो गया होता है वो चैंगलिंग का पता लगा ही नहीं पाए होते हैं। वो सिर्फ चल ही रहे होते हैं पागलों की तरह। अब हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। अब चैंगलिंग अचानक से उठ जाता है और कहता है माँ हम फिर मिलेंगे। उसकी माँ कहती है क्या मतलब? अब ये कहानी स्टार्ट होती है अपने चैंगलिंग से, चैंगलिंग के छोटे वाले रूप से। चैंगलिंग अपनी माँ के साथ खाना बनाने में हेल्प कर रहा था। चैंगलिंग अपनी माँ से कहता है मम्मी ये चाचा आपको इतने परेशान क्यों करते हैं? जब पापा थे तब तो चाचा आपको मारते नहीं थे, अब क्यों मारते हैं? चैंगलिंग की माँ की आंखों में ये बात सुन के हल्की से आंसू आ जाती है। चैंगलिंग की माँ अपनी बेटी के चेहरे पे हाथ रखती है और कहती है नहीं चाचा मुझे नहीं मारते हैं। चैंगलिंग कहता है मम्मी ये रखेल वर्ड क्या होता है? चाचा ने आपको रखेल क्यों कहा? चैंगलिंग की माँ की आंखों में आंसू आ रहा होता है। वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती है बट वो फिर भी स्ट्रांग बन के बोलती है फालतू की बातें मत करो, जाके स्टडी करो, एग्जाम आ रहे हैं ना तुम्हारे, जाओ स्टडी करो, अच्छे नंबर लाने हैं ना। चैंगलिंग कहता है अच्छे नंबर लाने हैं। चैंगलिंग की माँ कहती है तो जाओ। अब चैंगलिंग जैसे ही जाता है वैसे ही वही आदमी जो उसकी माँ को टॉर्चर करता था वो अंदर आ जाता है। चैंगलिंग तो बस उसको देखता ही रह जाता है बट वो चला जाता है। वो आदमी चैंगलिंग का चाचा है। अब चैंगलिंग का चाचा चैंगलिंग की माँ को पीछे से कस के पकड़ लेता है। चैंगलिंग की माँ कहती है छोड़ो मुझे। चैंगलिंग का चाचा कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मेरे भाई के मरने के बाद तू मेरे कदमों पे ही तो रहती है, मेरे पैसे से ही तू जीती है, नहीं तो तुझ जैसी बच्चात लड़की को अपने साथ कौन रखना चाहेगा जो शादी के साथ एक बच्चा अपने साथ लाई थी और शादी के 1 साल बाद ही अपने पति को खा गई। अब जो चैंगलिंग है ना वो उस औरत का सगा बेटा नहीं है। उस औरत ने चैंगलिंग को बचपन से ही संभाला है और अपनी बेटी की तरह ही रखा है और एक माँ का प्यार ही दिया है। चैंगलिंग की माँ की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और 1 साल बाद ही उसका पति मर गया था। उसके फैमिली में कोई नहीं था, मतलब उसके पति के फैमिली में कोई नहीं था, वो था और उसका एक भाई था। इसलिए उसके पति के मरने के बाद उसका भाई उसे बहुत टॉर्चर करता है। उसका भाई शराब पीता है, जुए खेलता है और लड़कियों की तस्करी करता है। चैंगलिंग की माँ ये सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहती है। चैंगलिंग की माँ बस इतना कहती है कि छोड़िए मुझे खाना बनाना है। बट चैंगलिंग का चाचा उसके हाथों को लेके गरम कढ़ाई में डाल देता है और कहता है मुझे से खाना बना तू। चैंगलिंग की माँ का हाथ पूरा जल रहा होता है बट उसका चाचा उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद वो आदमी उसका हाथ छोड़ देता है। वो आदमी फिर कहता है अच्छा खाना बना के लाना।
तेरे खाने का इंतजार कर रहा हूँ। और ये कहते ही किचन से चला जाता है। चैंगलिंग की माँ का हाथ पूरा जल गया होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है, बट वो अपने आंसू साफ करती है और एक हाथ से एक खाना बनाने लगती है। अब खाना बनाने के बाद वो उस आदमी के पास ले जाती है और चैंगलिंग के पास भी ले जाती है। चैंगलिंग अपनी माँ के हाथ को देखता है तो कहता है, चाचा ने आपको फिर से मारा ना, फिर से परेशान किया ना। चैंगलिंग की माँ कहती है, नहीं, वो तो मैं खाना बना रही थी तो गलती से कढ़ाई में हाथ पड़ गया। अपना चैंगलिंग कहता है, आप झूठ बोल रहे हो ना। चैंगलिंग की माँ कहती है, बिल्कुल नहीं। चैंगलिंग कहता है, चाचा हमेशा कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, सच्ची मैं आपको हमेशा परेशान करता रहता हूँ ना। चैंगलिंग की माँ चैंगलिंग के होठों पे अपना हाथ रख लेती है और कहती है, ऐसा मत कहो बेटा, तुम तो पता है तुम एक डुअल कास्टर हो जो बहुत कम होते हैं। तुम्हारे पास तो हीलिंग और टेलीपैथी की शक्ति है ना, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही ज़्यादा। चैंगलिंग कहता है, माँ आप हमेशा कहते हो मेरे पास हीलिंग और टेलीपैथी की शक्ति है और मैं डुअल कास्टर हूँ, बट इसका मतलब क्या है। चैंगलिंग की माँ हंसती है और कहती है, डुअल नहीं, डुअल कास्टर, और इसका मतलब ये है जो 2 शक्तियाँ रखता है, जैसे कि तुम हीलिंग भी कर सकते हो और टेलीपैथी भी। ये बहुत कम लोगों के पास होता है। काफ़ी लोग हीलिंग कर सकते हैं बट टेलीपैथी नहीं, और काफ़ी लोग टेलीपैथी कर सकते हैं बट हीलिंग नहीं, और हीलिंग की शक्ति तो बहुत कम लोगों के पास होती है। अब चैंगलिंग कहता है, माँ तो मैं ये शक्ति कब यूज़ कर पाऊँगा, मैं कब आपको हील कर पाऊँगा। चैंगलिंग की माँ कहती है, जल्दी ही कर पाओगे तुम। अब ऐसे बहुत समय गुजर जाता है। चैंगलिंग की माँ को हमेशा उसका चाचा परेशान किया करता था, मतलब उसके पति का भाई उसे परेशान किया करता था। अब 1 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब एक बार चैंगलिंग जब अपने घर आता है स्कूल से तो देखता है कि उसकी माँ हल्की सी नेगेट है। उसके बाप ने उसके साथ, मतलब उसका बाप नहीं, उसका चाचा। अभी वो आदमी बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो औरत मर जाएगी। और अपना चैंगलिंग बेचारा अपनी माँ के लाश के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है, माँ भूख लगी है, बट उसकी माँ तो मर चुकी थी। अब चैंगलिंग इतना डिस्टर्ब हो जाता है अपनी माँ के मरने से, क्योंकि स्कूल में भी उसका कोई फ्रेंड नहीं था, बाहर भी कोई भी उसको प्यार नहीं करता था, उसका सब कुछ उसकी माँ ही थी और उससे उसकी माँ छीन ली गई। अब चैंगलिंग को अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं था, बट वो उस समय इतना गुस्सा था कि वो ना चाह के भी सारे के सारे लोगों की शक्ति अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। उसका चाचा हाथों हाथ वहीं मर जाता है। चैंगलिंग ने सबकी शक्ति अब्सॉर्ब कर ली होती है। वो पूरा विलेज एक तरीके से मर गया होता है। आधे लोगों की शक्ति बाकी रहती है बट वो भी अधमरे हालत में ही रहते हैं। अब चैंगलिंग ने अपनी माँ के लाश को आग लगा दिया होता है और चैंगलिंग का कहीं ना कहीं बचपना चला गया होता है। चैंगलिंग को कहीं ना कहीं अपने शक्ति के बारे में पता चल गया होता है। अब इस केस के 3 महीने बाद वहाँ पे ये भाई आता है और चैंगलिंग को ले जाता है। अब आगे क्या हुआ है आप तो जानते ही हैं। अब ये भाई चैंगलिंग को लड़ना सिखाया होता है। चैंगलिंग गुरजान ये भाई से हमेशा प्रैक्टिस करता था, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता था और प्रिंस को अपने बड़े भाई, अपने एक अच्छे दोस्त की तरह मानता था, उससे सारी बातें शेयर करता था। और प्रिंस ही एक ऐसा इंसान है जिस पे चैंगलिंग विश्वास करता है और जिससे बहुत सारी बातें करता है। अब कहानी अपने प्रेजेंट वाले चैंगलिंग पे शिफ्ट होती है जिसके हाथों में तलवार रहता है। वो अपनी माँ से कहता है, इस छलावे ने मुझे बहुत कुछ दिया ना, आपसे बात करने का मौका। मैं यहाँ के डीमन को शुक्रिया करना चाहूँगा बट मैं यहाँ से जाना चाहूँगा क्योंकि मैंने ये भाई से कह रखा है कि मैं उनकी सारी बातें मानूंगा और ये मिशन कंप्लीट करूँगा, तो मुझे ये करना पड़ेगा। अलविदा माँ, आसमान में मिलते हैं। ये कहते ही चैंगलिंग अपनी माँ का गर्दन काट देता है। चैंगलिंग की आंखों में आंसू रहता है बट वो अपने आंसू को दबाता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी है। चैंगलिंग कहता है, मुझे पहले से ही पता था ये सब छलावा है क्योंकि इतने बर्फ़ वाली जगह पे मुझे सर्दी नहीं लग रही थी और मेरी माँ मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से ही अपनी माँ के लाश को जलाया है। मैं इस छलावे में नहीं फंस सकता था, बहुत ही बचकाना था। अब वो सराउंड वापस डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। सब कुछ गायब सा हो रहा होता है।
अपने वैन और जाओ अभी भी चैंगलिंग को ही ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से उनके सामने चैंगलिंग आके खड़ा हो जाता है, बट उसका पीठ उसकी तरफ था, मतलब उनके चेहरे की तरफ उसका पीठ था। चैंगलिंग उनके चेहरे को नहीं देख सकता था। जो अपना चैंगलिंग था ना, वो हर वक्त वैन और जाओ के पास ही था और जाओ भी चैंगलिंग के पास ही थे, बट छलावे के कारण वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इसलिए गुजियान ने जो वो बोर्ड टाई दिया था, जो लोकेशन बता रहा था, वो इसलिए ही ये बता रहा था कि वो एकदम पास में है, क्योंकि वो पास में ही थे, बस छलावे के कारण दिख नहीं पा रहे थे। बस उस डिवाइस से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब जो अपने वैन और जाओ है ना, चैंगलिंग को देख के फटाफट उसके पास जाते हैं और वो दोनों एक साथ में ही गले लगा लेते हैं चैंगलिंग को। चैंगलिंग तो उन दोनों को देखता ही रह जाता है कि ये अचानक से क्या हो गया। अपना जो वैन केजिंग कहाँ थे और जो जाओ जिसू कहाँ थे, वो एक दूसरे से टच हो रहा होता है। अपना चैंगलिंग रूड वॉइस में ही कहता है, इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो, इतना कस के गले मत लगाओ, बहुत गर्मी है यहाँ पे। अब वो दोनों दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्हें बच्चों की तरह से गले लगा रखा था, वो बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे थे। वैन केजिंग कहता है, वो ये सब तो ऐसे ही हो गया, तो मैं गले लगाना नहीं चाहता था, वो दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। जाओ बट उस बातों को नहीं लेता है और चैंगलिंग से पूछता है, तुम कहाँ पे थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और एक दिन बाद तुम मिले हो, मुझे पता है कितना ढूंढ रहे थे हम पागलों की तरह तुम्हें। अपना चैंगलिंग कहता है, बताता हूँ सब कुछ। अब चैंगलिंग ना सारी बातें बता देता है और इस जगह के बारे में बता देता है कि जगह क्या करता है और क्या करके तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो। अब जाओ वैन चैंगलिंग इनमें से कोई कुछ बोलता उससे पहले एक भारी लड़की की आवाज़, मतलब उसकी आवाज़ में एक रौब था, एक रौब वाली आवाज़ जो सुन के सभी के रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी आवाज़ आती है। वो तीनों उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो अपनी शोबारा वहाँ से आ रही होती है। वो अपने शेर के सर पे हाथ फेर रही होती है और चल रही होती है। शोबारा कहती है, वाह कमाल की बात है, इतने जल्दी बाहर आ गए, सोचा नहीं था। शोबारा को देख के वैन जाओ चैंगलिंग तीनों के तीनों हैरान थे, क्योंकि शोबारा थी ही इतनी सुंदर, बूढ़े से लेके बच्चे तक उस पे घायल हो जाए। अपना वैन केजिंग शोबारा को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। जाओ जिसू फर्स्ट टाइम ऐसी हरकतें करता है। जाओ जिसू कह देता है, क्या भला की खूबसूरत है। ये बात सुनते ही चैंगलिंग जाओ की तरफ ही देखने लग जाता है और अपना वैन केजिंग भी जाओ की तरफ देखने लग जाता है। फिर वैन केजिंग शोबारा को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो उसकी एनिमी है। शोबारा हंसती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, सब मुझे ऐसे ही कहते हैं। फर्स्ट टाइम में ही जाओ जिसको अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है, माफ़ करना, ये कहना नहीं चाहता था मैं। शोबारा कहती है, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना तुम्हारी गलती नहीं है, सब मुझे यही कहते हैं। चलो तुमने मेरी तारीफ़ की है तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, फटाफट इस डीमन वर्ल्ड से बाहर चले जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ पे वापस लौट जाओ, नहीं तो ये खूबसूरत लड़की अपनी खूबसूरती से तुम्हें मार डालेगी। अपने वैन और चैंगलिंग में से कोई कुछ नहीं कहता है, बट जाओ कहता है, माफ़ करना मैडम, पर हमें तो अंदर ही जाना है। शोबारा हंसती है और कहती है, ठीक है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब शोबारा अपने हाथों से ना एक बड़ा सा वेपन निकालती है। उस वेपन की डिज़ाइन में आँख बना हुआ था, मतलब उस वेपन में एक आँख जैसी डिज़ाइन बनी हुई थी। शोबारा उसको बड़े स्टाइल से पकड़ लेती है और कहती है, मेरे से और मेरे शेरू से लड़ने के लिए तैयार हो जाना। अब शोबारा बहुत ही तेज भाग के उनकी तरफ आती है लड़ाई के लिए और उसका शेर भी। अब उसको भागता हुआ देख के जाओ जिसू एकदम फ्रीज हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं शोबारा जाओ को पसंद आ गई होती है। जाओ तो हिल ही नहीं रहा होता है, शोबारा को ही देख रहा होता है। वैन केजिंग फटाफट जाओ को बचाने के लिए जाओ को धक्का दे देता है और शोबारे के वेपन से मार खा लेता है। शोबारे का वेपन सीधा वैन के पेट में घुस गया होता है। शोबारा बड़े स्टाइल से अपने वेपन को निकालती है और कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने इस लड़की के बीच में आ गई, और खाया हुआ चोट इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। वैन केजिंग कहता है, मैडम मैं एक स्पेशल वैम्पायर हूँ, मुझे मारना इतना मुश्किल नहीं। शोबारा हंसती है और कहती है, हाँ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। वैन कहता है, अच्छा। शोबारा कहती है, अच्छा। अब जब वैन अपने पेट के घाव को देखता है तो वो सच्ची में भर नहीं रहा होता है। अब शोबारा हंसती है
और जो वो नरम लहजे से बात कर रही होती है वो लहजा एकदम बदल गया होता है, वो रवाबी आवाज़ आ गई होती है। वो कहती है, बहुत हो गया लड़की वाला तेवर, अब मेरा तेवर देखने के लिए तैयार हो जाना, स्पेशल वैम्पायर। और ये कहते ही सोबारा उससे लड़ने लग जाती है। वैन गेजिंग उससे बच रहा होता है, तभी जाओ जिसू वैन की मदद के लिए आ जाता है। चैंगलिंग सोबारा के शेर से लड़ रहा होता है। जाओ जिसू कहता है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, बोलना तो नहीं चाहता था पर तुमने मुझे बचाया है इसलिए थैंक यू। अब जाओ जिसू सोबारा से लड़ने लग जाता है। जाओ जिसू अपना वेपन निकाल देता है, वही तलवार। अब अपना चैंगलिंग जो शेर से लड़ रहा होता है वो वैन गेजिंग की चोट को देख के टेलीपैथी करके वैन के पास जाता है और उसे हील करने लग जाता है। शबारा ये देख के बोलती है, ओह एक डुअल कास्टर, क्या बात है। शबारा अपने शेर से कहती है, जाके अपनी जादू तो उसे दिखाओ, इस डुअल कास्टर को जरा मज़ा तो चखाओ। अब जो शबारा का शेर रहता है ना वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। वैन और चैंगलिंग शेर से लड़ने लगते हैं और अपना जाओ जिसो सोबारा से लड़ रहा होता है, बट सोबारा स्ट्रॉन्ग थी काफ़ी ज़्यादा। अब जो अपना जाओ जिसो है ना वो अपने इंसानी रूप छोड़ के वुल्फ वाले रूप में आ जाता है। वुल्फ वाला रूप देख के सोबारा एकदम घायल सी हो जाती है। सोबारा को जाओ जिसू का रियल लुक नहीं बट वो वुल्फ वाला लुक बहुत ही अच्छा लगता है। सोबारा फाइटिंग छोड़ के जाओ जिसू की बॉडी को टच करने लगती है। वैन ये देख के देखता ही रह जाता है। वैन उस शेर को छोड़ के सोबारा के पास लड़ने के लिए चला जाता है। सोबारा वैन के साथ लड़ते लड़ते जाओ से कहती है, कितने सुंदर हो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इतने सुंदर हो, तुम ऐसे क्यों नहीं रहते, वो वाला रूप तुम पे अच्छा नहीं लगता, वुल्फ वाले रूप में तुम कितने सुंदर लगते हो। अब सोबारा कहती है, तुम मेरे से जीत नहीं सकते, मेरे से कोई नहीं जीत पाया है। वैन कहता है, देख लेंगे। वैन लड़ाई कर रहा होता है, जाओ भी लड़ाई का लड़ रहा होता है। उससे क्या, उस शेर से लड़ रहा होता है। अब लड़ाई बहुत लंबी चली जाती है बट सोबारा को वो चोट ही नहीं पहुंचा रहे होते हैं, मतलब उनकी हथियार उन तक पहुंच ही नहीं रही होती है। लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गए होते हैं बट सोबारा बिल्कुल नहीं थकी होती है। वो तो ऐसे लड़ रही होती है जैसे कि उसने अभी ही स्टार्ट किया है लड़ाई। सोबारा कहती है, तुम इतना मेहनत मत करो, मैं तुम्हें जाने दूंगी यहाँ से आगे, बट एक शर्त पे। वैन और जाओ और चैंगलिंग तीनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो जाने देगी तो सही है ना, लड़ाई में तो वो जीत नहीं पा रहे। अपना वैन कहता है, क्या शर्त है बोलो। सोबारा कहती है, तुम डीमन वर्ल्ड से जब भी वापस आओगे, सॉरी तुम नहीं, ये लड़का, ये वुल्फ, ये डीमन वर्ल्ड से जब भी वापस आएगा ये मेरे साथ डेट पे जाएगा। ये सुन के तीनों हैरान रहते हैं। इनफैक्ट सोबारा का शेर भी एकदम हैरान रहता है। सोबारा अपने शेर को देखती है और कहती है, हाँ तुम जानते हो ना, मुझे इस टाइप के वुल्फ बहुत ही पसंद है। वैन कुछ कहता उससे पहले जाओ कहता है, मंजूर है, मैं जब भी डीमन वर्ल्ड से वापस आऊँगा तो तुम्हारे साथ डेट पे जाऊँगा, वही इस वुल्फ वाले अवतार में, ये वादा है मेरा। अब सोबारा खुश होके उसके पास जाती है, जाओ के पास जाती है और उसके लिप पे किस करने लगती है, मतलब सोबारा उसके वुल्फ वाले रूप को ही किस कर रही होती है, वही लिप पे। वैन गेजिंग तो एकदम हैरान, वो तो सिर्फ देखा ही जा रहा था। चैंगलिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो शेर अपना सिर थोड़ा घुमा लेता है, बट वैन गेजिंग टुकुर 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 करके जाओ को ही देखा जा रहा था। अब जाओ भी सोबारा के कमर पे हाथ रख लेता है और उसे किस करने लगता है। अब आधे घंटे के किस के बाद सोबारा जाओ से अलग होती है और कहती है, ओह मज़ा आ गया, तुम्हारे साथ आगे भी बहुत मज़ा आएगा, तुम अभी जाओ पर जल्दी आना और जिंदा बच के आना, वर्म से तो बच के ही आना। अब जाओ और चैंगलिंग और वैन गेजिंग को सोबारा वहाँ से जाने देती है। अब वो तीनों को सोबारा टेलीपोर्ट कर देती है, मतलब अपने वाले वर्ल्ड से निकाल लेती है, मतलब अपने वाले जगह से निकाल लेती है और टेटस वाले जगह पे डाल देती है। दूसरा लेवल टेटस का है। सोबारा का शेर सोबारा को देख ही रहा होता है। सोबारा कहती है, यार मस्कुलर हूँ तो मतलब क्या है, मुझे लड़के पसंद नहीं आएंगे क्या, वो मुझे बहुत अच्छा लग गया, अगर वो हमसे बच गया तो वो मेरे पास ज़रूर आएगा। अब वो तीनों दूसरे वाले लेवल पे पहुँच गए होते हैं। ये देख के वो तीनों हैरान रहते हैं। जाओशू ने अभी भी अपने लिप पे हाथ रखा हुआ था।
चाहे तो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है, बट वैन किसिंग कहता है, ओह तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ गया है ना कि तुम्हें किस मिल गया, तभी तो तुम्हारा हाथ अपने लिप्स से हट नहीं रहा है। और ये कहते ही वैन किसिंग वहाँ से चला जाता है थोड़ा दूर उनसे। अपना जाओ जिसु कहता है, ऐसे क्या हो गया, बट अपना चैंगलिंग हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है फर्स्ट टाइम। मतलब जब से उन दोनों के साथ है तब से तो मुस्कुराया ही नहीं है, अभी ही तो मुस्कुरा रहा है। अब वो तीनों ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए बैठे हुए होते हैं। वैन किसिंग उनसे थोड़ा दूर ही बैठा हुआ होता है। वैन किसिंग खुद से ही कहता है, ये क्या हुआ, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, मुझे शायद मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उससे कोई किस कर रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं है, मुझे बस भूख लगा है। हाँ मुझे भूख लगा है तभी मैं गुस्से में हूँ। अपना जाओ जिसु अपने लिप पे हाथ रखा हुआ था, वो मन में ही कहता है, सुबारा बहुत ही खूबसूरत थी, बट उसका किस मेरे दिल को खुशी क्यों नहीं दे पाया। उसके किस करते समय मुझे वैन किसिंग वाले किस की क्यों याद आ रही थी। मैं पागल हो गया हूँ। अब जहाँ पे पहले लेवल पे एकदम डेजर्ट था, वहीं दूसरे लेवल पे एकदम जंगल था। जो अभी अपना जाओ रहता है वो चैंगलिंग के साथ बैठा हुआ रहता है और चैंगलिंग के लिए खाना बना रहा होता है और खुद के लिए भी। वैन उन लोगों से दूर ही रहता है, एक नदी के पास वो बैठा हुआ रहता है। अब जाओ थोड़ी देर बाद खाना बना देता है तो चैंगलिंग को सर्व कर देता है। चैंगलिंग बोलता है, खाने के लिए धन्यवाद, बट वैन क्यों नहीं खा रहे हैं खाना। जाओ कहता है, वो एम्पायर है, वो खाना नहीं खाता है और वो अपने वैम को ही भूल गया है लाना। चैंगलिंग कहता है, तो आपको नहीं लगता कि आपको उसे कुछ खाने के लिए दे देना चाहिए। जाओ जिसु कहता है, वो खून पीता है, खाना नहीं खाता, तो मैं उसके लिए कर ही क्या सकता हूँ। चैंगलिंग कहता है, आप अपना खून दे सकते हो क्योंकि उसने आपकी जान बचाई है और आप एक फेरी के खानदान से हो। उसका थोड़ा सा भी खून आपका पेट भर देगा और उसको पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ कर देगा। अपना जाओसो कहता है, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो तुम ही खून दे दो। अपना चैंगलिंग कहता है, मैं अभी छोटा हूँ और उसने मेरी जान नहीं आपकी जान बचाई है, तो आपका फर्ज बनता है खून देना, मेरा नहीं। जाओ तो चैंगलिंग को गुस्से में देख रहा होता है हल्का सा। चैंगलिंग कहता है, आप ये सोच के खून दे दो कि आप एहसान चुका रहे हो कि उसने आपकी जान बचाई है। वैसे अगर उसने कुछ खाया नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा, क्या पता आगे वो चल पाए कि ना चल पाए। मेरी हीलिंग शक्ति दूसरों के चोट को भरती है, किसी के पेट को नहीं भरती। अपने जाओ को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, बट वो फिर भी वहाँ से उठ जाता है और वैन किसिंग के पास चला जाता है। वैन किसिंग जाओ से थोड़ा सा गुस्सा लग रहा होता है। वैन किसिंग कहता है, यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ कहता है, तुम्हें भूख लगा होगा ना। वैन किसिंग कहता है, नहीं लगा है मुझे और मुझे चिढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी गोलियां घर छोड़ के आ गया हूँ, तो बार बार क्यों बोल रहे हो। जाओ अपना हाथ आगे करता और कहता है, तुम मेरा खून पी सकते हो। वैन एकदम हैरान था, वो जाओ की तरफ देखने लग जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने। जाओ जिसो अपनी नज़रें झुका के बोलता है, तुम मेरा खून पी सकते हो। जाओ जिसो वैन की तरफ नहीं देख रहा होता है। वैन हल्का सा मुस्कुराता है। वैन कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम सच्ची में अपना खून देना चाहते हो। अपना जाओसु कहता है, गुस्से में ही एहसान चुका रहा हूँ और कुछ मत समझना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैं बस तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। मैं तुमसे अभी भी नफरत करता हूँ, ये याद रखना। वैन किसिंग हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, एहसान चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ कहता है, चुपचाप पी लो, अगर तुम पियोगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। चैंगलिंग की शक्ति तुम्हें हील कर सकती है, तुम्हारा पेट नहीं भर सकती। वैन तो मना ही कर रहा होता है, बट जाओ जिसु गुस्से में अपना हाथ वैन के होठ के पास ले जाता है और कहता है, बाइट करो, खून पियो जल्दी, मुझे भूख लगा है, मुझे भी खाना खाना है। जाओ जिसु इतनी ज़बरदस्ती कर रहा होता है कि वैन बोलता है, ठीक है मैं पी लेता हूँ, बट मुझे जहाँ से मन होगा वहाँ से। जाओ कहता है, क्या मतलब। अब वैन जाओ के नेक पे झपटा मार लेता है और इस वजह से जाओ नीचे गिर जाता है। वैन जाओ के ऊपर रहता है और उसका ब्लड पी रहा होता है। जाओ की तो चेहरे की इम्प्रेशन ही अजीब हो गई होती है, उसका चेहरा हल्का हल्का लाल हो रहा होता है। उसने अपनी एक हाथ अपने होठ पे रख ली होती है और वैन किसिंग जाओ के नेक से खून पी रहा होता है और दूर खड़ा हुआ चैंगलिंग इसको देख के हल्का सा मुस्कुराता है, फिर अपना खाना खाने लगता है। और